गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट, उसकी पहली क्लास है। बेटा देखिए डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले बेटा मेरे पास आता है बेटा, तो वो आता है वन ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या आता है? वन ऑर्डर डिटरमिनेंट। बेटा वन ऑर्डर होने का मतलब ये है कि डिटरमिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना। बेटा देखिए डिटरमिनेंट के बारे में बेसिकली हम देखें थोड़ा बहुत हम मैट्रिसेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके थे डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है ना। और जो पिछली क्लास हुई थी बेटा मैट्रिसेस की, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात हुई थी और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर बराबर होते हैं बेटा, तो बेटा हम बेटा उस केस में हम एक्स वाई जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारा उसी केस में आंसर निकलता था। इसलिए इसी वजह से बेटा अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा उसका ही डिटरमिनेंट निकलना पॉसिबल है। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ रो मेरे बराबर हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स का कहने का मतलब ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर का मतलब होता है मेरे उसके अंदर, मेरे डिटरमिनेंट के अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम है। अगर बेटा एक रो एक कॉलम है बेटा, तो मैं उसको बोलूंगा वन ऑर्डर डिटरमिनेंट। जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 और -2। बेटा दोनों ही क्या है बेटा? वन ऑर्डर डिटरमिनेंट है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आप काम की बात समझना है बेटा कि -2 का डिटरमिनेंट -2 ही है, ठीक है ना। ये एज ए मॉड की तरह वर्क नहीं करेगा, डिटरमिनेंट की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है ना। बट सिंपल सी बात हम कहें तो वन ऑर्डर कोई यूजफुल नहीं होता, कहीं आता भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। बेटा सेकंड ऑर्डर होने का मतलब ये दो वेरिएबल, सेकंड होने का मतलब दो वेरिएबल, ठीक है ना। तो अगर बेटा दो वेरिएबल है तो मैं क्या बोलूंगा? देखो अगर मैंने बोला a1x + b1y = 0, तो बेटा y अपॉन x यहाँ पे क्या आ गया बेटा? बेटा यहाँ पे y अपॉन x बेटा मेरे पास आ गया -a1 अपॉन b1 आएगा। और बेटा सेम बेटा इधर से क्या आएगा बेटा? y अपॉन x -a2 अपॉन b2। और दोनों y अपॉन x है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? a1 अपॉन b1 = a2 अपॉन b2। और बेटा अगर मैं इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करता हूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? देखो मैंने क्या किया, a1 का b2 से इनटू किया, b1 का a2 से इनटू किया और बेटा फिर पूरे फंक्शन को एक तरफ ही ले आया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आगे मेरे पास a1 b2 - a2 b1 = 0, ठीक है। तो बेटा ये जो मेरे पास ऑर्डर सामने आया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इसको पुट करना चाहूं तो बेटा मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मतलब a1 b1 a1 b1 a2 b2 a2 b2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, a1 b2 माइनस b1 a2। बेटा यही था हमारे पास। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरे पास आ गया सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके काम की है। बेटा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो हमारे पास होती है कि इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको हम निकालते कैसे हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम मैट्रिक्स को निकालते हैं कोई भी रो और कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं, कोई भी रो और कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं। मतलब क्या बेटा? मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके उसके कोफैक्टर से अगर उसका मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो बेटा मुझे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लो पहली रो लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो b1 इंटू a1 a1 इंटू a1 होने का मतलब ये तो कट जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? b2 c3 माइनस c2 b3 b2 c3 माइनस b3 c2। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कब? पहले को लिया। उसके बाद मैंने कहा ना रो की बात चलेगी तो a1 हो चुका है, फिर क्या आएगा? b1 आएगा। तो b1 में ये कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो a2 c3 माइनस का a3 c2। क्लियर? और लास्ट में क्या होगा बेटा? लास्ट में c1 के लिए होगा, ये कट गया तो मुझे क्या मिलेगा? a2 b3 माइनस a3 b2 a2 b3 माइनस a3 b2। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा काम की बात समझना। बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर ये जो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन जो होगा, पहला मेरे पास प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा वापस प्लस होता है, ठीक है ना। माइनस का मतलब मैंने आपसे कहा था कि -1 टू द पावर i प्लस जे करते हैं। क्या करते हैं? i प्लस जे, ठीक है। तो पहले के लिए बेटा 1 1 होता है, 1 1 मतलब इवन हो गया, मतलब मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। दूसरे के लिए क्या होता है बेटा? 1 2 होता है, मतलब 1 + 2 3 मतलब ऑड हो गया, तो मुझे माइनस मिलेगा। और तीसरे के लिए बेटा होता है मेरे पास 1 and 3 मतलब वापस क्या हो गया? 4 इवन मतलब मुझे बेटा प्लस मिले। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा देखो अगर मैं इस पूरे ऑप्शन की बात करता हूँ, ये जो पूरा है बेटा मैं इसको बोलूंगा माइनर। क्या बोलूंगा? माइनर ऑफ b1, माइनर ऑफ b1। ये क्या होगा? माइनर ऑफ b2। मतलब अगर मैंने ये किया तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ बेटा मैंने उसको बोला माइनर ऑफ। क्लियर?
जब B1 की बात हुई तो B1 का जब मैं निकाला तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो होगा माइनर ऑफ B2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जब मैं C3 C1 की बात करूंगा तो इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो होगा मेरा माइनर ऑफ C1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा बच्चे कंफ्यूजन, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है बेटा? बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने माइनर के साथ ये साइन को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब ये साइन के साथ मैंने पूरे को बोला माइनर को, तो बेटा होता है कोफैक्टर। और अगर मैं साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू, इस जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा माइनर। क्या क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बेटा हमारे पास आता है, बेटा आगे हम बात करें तो बेटा आगे हमारे पास आता है सारस। क्या आता है बेटा? सारस। सौरस बोलते हैं इसको, से SAURSUS, सौरस रूल। सौरस रूल क्या होता है बेटा? आपके पास जो भी डिटरमिनेंट दे रखा है, आपके पास जो भी डिटरमिनेंट ले रखा है उसको वापस रखो, ठीक है ना? मतलब मैं जैसे कि मान लो मुझे दे रखा था, मान लो बेटा मुझे डिटरमिनेंट दे रखा था ये बात, बेटा मान लो बेटा मुझे ये वाला डिटरमिनेंट दे रखा है जिसकी बेटा मुझे वैल्यू निकालनी, तो बेटा हम करेंगे क्या बेटा? इसके जो पहले और दूसरे कॉलम है बेटा उनको मैं वापस लिख दूंगा थर्ड कॉलम के बाद। मतलब मेरा जो पहला और दूसरा कॉलम बेटा मैं उनको वापस लिख दूंगा थर्ड कॉलम के बाद। तो जरा समझना कैसे लिखूंगा। देखो जो मेरा पहला कॉलम क्या था, A1 B1 C1, उसके बाद अगला कॉलम A2 B2 और C2, ठीक है? अब बेटा देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है डायगोनल। तो A1 इंटू B2 इंटू C3 प्लस A2 इंटू B3 इंटू C1 प्लस A3 इंटू B1 इंटू C3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहले तो बेटा मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट, क्या जाऊंगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में, ठीक है? फिर बेटा मैं चेंज कर लूंगा किसमें? अब होगा माइनस में। पहले देखो तीनों एंड तक आ गया, ठीक है? अब क्या करूंगा? अब मैं करूंगा माइनस में। तो पहला A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2, ठीक है? फिर मैं बोलूंगा माइनस माइनस C1 B2 A3 माइनस C1 B2 A3, उसके बाद C2 B3 A1, उसके बाद माइनस में C3 B1 A। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसके थ्रू बेटा मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ सारस मेथड। क्या बोलता हूँ? सारस मेथड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जरा समझिएगा। देखो वही क्या है, तो मैंने क्या बोला? A1 B2 C3, मैंने यहाँ लिखा A1 B1 C1, न्यू मैट्रिक्स मैंने जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मैंने कहा ना पहली रो पहला कॉलम A1 A2 A3, फिर दूसरा कॉलम B1 B2 A3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात की तो मैंने कहा था पहले ये वाला रो A1 B2 C3 A1 B2 C3, सिर्फ से प्लस B1 C2 C3 B1 C2 A3 A3, लास्ट में बेटा C1 A2 B3 C1 A2 B3। क्लियर? उसका बेटा माइनस आ जाए, क्या आ जाएगा? माइनस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? माइनस आने पे क्या होगा? देखो A2 B2 C1 A3 B2 C1 A3 B2 C1 B3 C2 A1 B3 C2 A1 और लास्ट में C3 A2 B1 C3 A2 B1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये चीज बेटा मेरे पास आती है, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ? अगर मैं इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का आपस में, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई और इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो यहाँ पे A1 एक बार आया है, A2 एक बार आया है और A3 एक बार आया है, B1 एक बार आया, ये रहा, B2 एक बार, B3 एक बार, C1 एक बार, C2 एक बार, C3 एक बार। मतलब इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम बेटा इस ब्रैकेट में होगा, मतलब दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं, अगर बेटा मैं उनका प्रोडक्ट करता हूँ इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का, तो बेटा प्रोडक्ट करने पे बेटा उनका प्रोडक्ट ऑलवेज जो मेरे पास बेसिक एलिमेंट वो थी, जिस मतलब नंबर ऑफ जितने भी मेरे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट थे सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ये इतना हैवी नहीं लगता, ठीक है, बट बहुत यूजफुल है, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं।
इफ ए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मेड बाय 1 एंड -1 ओनली, अगर कोई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स आपसे बनाने को बोलता है, ठीक है ना, जो कि 1 और -1 से सिर्फ बनाई गई है, देन फाइंड, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू को निकालो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा मैक्सिमम वैल्यू की, तो बेटा हम जानते हैं कि देखो मैंने कहा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी बेटा मेरे पास वो यही होगी। हाँ जी, ये जो मैंने निकाला इस तरीके से बेटा इसके सेम वैल्यूज आएगी बेटा मेरी। तो बेटा मैं इस मेथड को यूज करते हुए अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो मेरे पास ये एक टर्म है माइनस ये एक टर्म है, तो मुझे मैक्सिमम कब मिलता है? जब जब मेरा पॉजिटिव, जो मेरा पॉजिटिव है वो तो हो जाए मैक्सिमम, और जो मेरा नेगेटिव है बेटा वो हो जाए मिनिमम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगर मैं इधर पॉजिटिव मैक्सिमम और मिनिमा की बात करता हूं, तो बेटा ये वाला ग्रुप मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो क्योंकि सारे एलिमेंट 1 है, तो ये भी 1 हो जाए, 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 और यहाँ पे सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाए, -1 और -1 हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखो मुझे क्या मिला, 1 + 1 + 1 -1 ठीक है बेटा। अगर मैं दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर प्रोडक्ट कितना आया, -1, इधर प्रोडक्ट कितना आया, इधर आया 1, इधर आया -1, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इन सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट और इन सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बेटा बराबर आएगा, मतलब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफ सभी 1 हो जाए और एक तरफ सभी नेगेटिव हो जाए, वो तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा अगर ये प्लस में है तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा। वो प्लस कब होगा कि अगर मैं इसी में किसी इन दोनों में से किसी एक को अगर पॉजिटिव कर दूं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को पॉजिटिव कर दिया। अब देखो इसका प्रोडक्ट आया 1, इसका प्रोडक्ट भी आया 1, मतलब अब मेरा एलिमेंट पॉसिबल है। ठीक है ना? कटापटी स्टार्ट करें, ये दोनों मेरे कट गए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बेटा मेरे पास आया वैल्यू ऑफ इज 4, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो डिटरमिनेंट की होगी बेटा वो मेरी 4 पॉसिबल है। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे, चलिए बेटा आगे देखते हैं। बेटा मिनिमम वैल्यू डिटरमिनेंट, अभी हमने पूछा मैक्सिमम, अब हम पूछ रहे हैं मिनिमम। तो बेटा मिनिमम की बात करूंगा तो बेटा इसको मुझे मिनिमम होना पड़ेगा ये वाला, और बेटा ये वाला मैक्सिमम होना पड़ेगा। मतलब इसके मिनिमम होने का मतलब ये सभी नेगेटिव -1 और ये सभी पॉजिटिव 1 तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। बट बेटा फिर से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट -1 ये 1 मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं बेटा, तो बेटा मुझे इसको तो -1 रखूंगा, बट इसको बेटा मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। वो नेगेटिव कैसे होगा? किसी एक एलिमेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव करके। तो बेटा ये हो गया मेरा नेगेटिव, तो बेटा मुझे मिला यहाँ से माइनस, देखो इसका प्रोडक्ट -1 और बेटा इसका प्रोडक्ट भी -1, तो मुझे क्या मिला, -1 ये दोनों कट गए, ये हो गया -1, तो बेटा मेरा मिनिमम आ गया -4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ऐसे आप किसी भी वैल्यूज को थोड़ा एनालाइज करके निकालना चाहोगे, भैया मुझसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि पॉसिबल क्या 5 निकालना पॉसिबल है, या 2 निकालना पॉसिबल है, या 3 निकालना पॉसिबल है, या 0 निकालना पॉसिबल है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो देखो सिंपल सी बात हम बोलते हैं कि मान लो आपसे पूछा 5 तो 5 कब होगा बेटा? देखो मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट का सब मुझे 5 देना है। तो पहले 5 मैंने क्या ले लिए, तो 1 ले लिए, क्योंकि 1 और -1 का डील करेंगे। बेटा आगे अगर दोनों को मुझे एड अप करना है तो दोनों को -1 और -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एड अप होके हो जाएंगे 5, बट आखिरी को बेटा मुझे 0 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट बेटा 1 है या -1 है, तो उनका प्रोडक्ट भी 1 या -1 ही आएगा, मतलब 5 कभी भी आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बच्चा कोई बोलेगी सर अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव ले लूँ तो चलो ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे एक नेगेटिव लेता हूँ, तो देखो ये दोनों कट गए, अब मुझे कितना मिल रहा है, 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 3, मतलब अगर मैं एक और जोड़ देता हूँ यहाँ पे माइनस लगा के, तो भी बेटा मुझे 4 मिलेगा, कभी भी 5 मिलना पॉसिबल नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्योंकि ये मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको 1 या -1 होना, अगर -1 हुआ तो ये एड अप हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और अगर +1 हुआ तो काट देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। चलें आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको +1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, +1,
ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर देखो 1 + 1 + 1 उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे मेरा -2 जनरेट होना चाहिए। तो बेटा मैंने क्या किया, -2 का मतलब 2 तो प्लस में और 1 माइनस में, तो देखो ये कट गया, ठीक है ना। एक तो मेरा कट गया और यहाँ पे बचा 1, तो 3 - 1 2, मतलब 2 पॉसिबल है। बट ये तो सोच लो कि क्या प्रोडक्ट को आया कि नहीं आया। इसका प्रोडक्ट गया 1 और इसका प्रोडक्ट गया -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये भी इसका इस वैल्यू का प्रोडक्ट कभी भी दो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर बेटा सिमिलर में 3 की बात करो तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। 3 होने का मतलब यहाँ पे +3 और यहाँ पे सभी 0, इन तीनों का सम 0, जो कि फिर से पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं 5, 2 और 3 इस एलिमेंट से निकालना चाहूं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्लियर। अच्छा अब 0 0 तो पॉसिबल है, क्यों, तीनों पॉजिटिव इधर ले लिए, तीनों पॉजिटिव इधर ले लिए, प्रोडक्ट कितना आया 1, इधर प्रोडक्ट कितना आया 1, मतलब बेटा मेरा 0 पॉसिबल है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ओवरऑल हमने देखा तो 0 पॉसिबल था, 4 पॉसिबल था और -4 पॉसिबल था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर कोई और एलिमेंट आपसे बोले कि बताओ ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो आप निकाल सकते हैं उसको इसी, ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर 1 और -1 की मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा माइनर एंड कोफैक्टर पर। बेटा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो बेटा यही निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाए कि भैया मैं मिनिमा कैसे निकालूं और मैक्सिमा कैसे निकालूं, ठीक है। और हमने तो मिनिमा मैक्सिमम बहुत दूर की बात, हमने तो बाकी पॉसिबिलिटीज को भी डील आउट कर लिया इसी एक केस में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं बेटा वो है माइनर एंड कोफैक्टर। देखो माइनर की मैं बात करूं, आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, माइनर ऑफ ए एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग द रो एंड कॉलम रिलेटिंग द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब अगर मुझे माइनर चाहिए तो अगर मैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर देता हूं तो जो बचेगा बेटा वो मेरा माइनर हो जाएगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंट बाय MIJ, रिप्रेजेंट बाय MIJ, एलिमेंट इज AIJ ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब AIJ का जो माइनर होगा वो होगा बेटा MIJ, ठीक है ना। I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम, ठीक है। इसका मतलब बेटा अगर आपको 8 मान लो, एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर आपको 821 का माइनर चाहिए, क्या चाहिए 821 का मतलब इसका, ठीक है। तो बेटा मुझे इसकी रो और इसके कॉलम को अगर मैं डिलीट कर देता हूं और जो भी बचेगा बेटा वो मेरा 821 का माइनर हो जाए। क्या बच्चा, देखो ये तीनों बचे A12 A13, ठीक है। इधर क्या बचा A32 A33। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया माइनर ऑफ A21। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर माइनर ऑफ A11 की बात करूं, इसकी माइनर ऑफ A11 की, A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा ये वाला एलिमेंट बचा। तो देखो A22 A23 A32 A33, ये क्या हो गया बेटा, इसका माइनर हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में आया। और बेटा वैल्यू डिटरमिनेंट हम ऑप्टेन कैसे करते हैं, मेरा को तरीका बताया भी था। क्या होता था, समेशन ऑफ -1 टू द पावर I प्लस j AIJ इंटू MIJ, AIJ इंटू MIJ, मतलब उस एलिमेंट का उसके माइनर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है ना। पर बेटा ध्यान रखना इसको मैं सिर्फ एक रो और कॉलम ही अप्लाई करूंगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया है आपके सामने A11 M11 माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम होगा, देखो S1 + 1 2 इवन पावर तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 1 + 2 3 ऑड पावर तो ये माइनस हो गया, और ये वापस इवन पावर तो बेटा ये वापस मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मुझे क्या मिला A11 M11 M11 A12 M12 A13 M13, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कोफैक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात, रिप्रेजेंट बाय CIJ, ठीक है। अगर मैं माइनर को बेटा उसके साइन के साथ ले लेता हूं बेटा तो कोफैक्टर हो जाता है। मतलब -1 टू द पावर I प्लस j MIJ इक्वल टू कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लो एग्जांपल लिया, मुझे लेना है C32, तो मैं क्या बोलूंगा -1 की पावर 3 + 2 M32, तो कितना हो जाएगा -A11 A13 A21 A23। क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब सिंपल सी माइनर ऑफ कोफैक्टर कोई बड़े इशू है ही नहीं। अगर मैंने उस जो भी मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम को डिलीट करता हूं तो जो बचेगा वो बेटा मेरा माइनस होगा। और अगर मैं उसको -1 टू द पावर I प्लस j के साथ लेता हूं, अगर साथ नहीं ले रहा तो माइनस, साथ ले लिया तो कोफैक्टर, मतलब साइन के साथ लिया तो कोफैक्टर, साइन के साथ नहीं लिया तो माइनर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा डिटरमिनेंट का, जो अभी हमने ऊपर लिखाया था, देखो ये वाला लिखाया था ना, इसमें सिर्फ ये वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा। कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि इस माइनस को, क्योंकि इन दोनों को तो मिला के मैंने कोफैक्टर बनाया है, इन दोनों को मिला के, तो इन दोनों की जगह बेटा मैं लग दूंगा अपना कोफैक्टर। क्या रख दूंगा, अपना कोफैक्टर में, इन दोनों की जगह बेटा मैं अपना कोफैक्टर लिख दूंगा। क्लियर। चलिए
अब बेटा यहाँ पे देखो एक कितना हो गया, देखो a1 aij cij, तो कितना होगा a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स से ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट विद इट्स कॉरेस्पोंडेंस कोफैक्टर देन सम ऑफ इट गिव द वैल्यू डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स का उसके कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा मुझे प्रोडक्ट ऑफ जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मुझे मिल जाएगी। अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट का उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देता हूं, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट्स का हैज प्रोडक्ट विद इट्स कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर, मतलब कॉरेस्पोंडिंग का मतलब a11 का c11, a12 का c12, a13 का c13, ठीक है ना, फैक्टर देन सम ऑफ इट, और अगर मैं इनको जोड़ता हूं मतलब a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ठीक है, तो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सेकंड पॉइंट जा, सब इंपॉर्टेंट समझिएगा, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो हैज प्रोडक्ट विद अनदर रो corresponding cofactor then sum is equal to 0। मतलब बेटा अगर मैं किसी और रो की तो एलिमेंट ले रहा हूं और किसी और रो की कोफैक्टर निकाल रहा हूं बेटा, तो बेटा मेरा सम 0 जाएगा। जैसे मैंने बोला a11 इंटू c11 की जगह बेटा मैंने किसी और रो का एलिमेंट ले लिया c21, ठीक है, a12 c22 a13 c23, तो बेटा को एलिमेंट तो मेरे फर्स्ट रो के हैं बट कोफैक्टर बेटा मेरे सेकंड रो पे है, तो बेटा इनका जो प्रोडक्ट जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हो गया समेशन जाएगा बेटा, हो जाएगा सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बेटा देखिए, if d dash is determinant obtained by the cofactor, if d dash is determinant obtained by the cofactor then value of d dash is d to the power n minus 1। इसका मतलब क्या बेटा कि मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स थी टी, ठीक है ना, अगर मैंने उसके कोफैक्टर्स की, देखो ये मैट्रिक्स थी टी, ठीक है, अगर बेटा मैंने इनकी जगह इनकी कोफैक्टर्स रख दिए, मतलब a11 की जगह c11, ठीक है, a11 की जगह बेटा c11, a12 की जगह c12, a13 की जगह c13, a21 की जगह c21, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर्स रख दिए तो बेटा जो नई मैट्रिक्स आएगी बेटा मैंने उसको नाम दिया डी डैश। क्या नाम दिया? डी डैश, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना हमने क्या बोला है कि जो डी डैश होगा बेटा वो ऑलवेज डी की पावर n माइनस 1 होगा। क्या होगा? डी की पावर n माइनस 1। n क्या है बेटा? मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहली बात तो, और n को 2 या 2 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब डिटरमिनेंट मिनिमम 2 ऑर्डर की होनी चाहिए, 1 ऑर्डर की डिटरमिनेंट में ये अप्लाई नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हम प्रूफ की बात करें, बहुत इजी प्रूफ है। अगर बेटा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? d इंटू डी डैश इज इक्वल टू a11 c11 a13 c21 a22 a23 c31 c32 a33 c11 c21 c33, ये मिलेगा। बेटा आपने मैट्रिक्स के अंदर जो पढ़ा था हम उतना ही यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं तो हमने क्या पढ़ा था? रो इंटू कॉलम। हाँ जी, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे जो हम करते हैं बेटा, इधर जो हम करते हैं रो इंटू रो भी होता है, रो इंटू कॉलम सभी तरह से होता है, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इसका रो इंटू कॉलम करता हूँ, रो इंटू रो करता हूँ, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों बराबर ही होती है। इसका मतलब अगर मैं इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज अगर मैं इसका कर दूंगा, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज और खुद वो दोनों बराबर ही होती हैं। इसका मतलब अगर मैं इसकी बजाय इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा इसके ट्रांसपोज का, मतलब C11 C12 C13, मैंने क्या किया? रो कॉलम को एक्सचेंज कर दिया, तो बेटा एक ही बात है, ठीक है ना। इसी वजह से बेटा जो मैट्रिक्स में आपने रो इंटू कॉलम पढ़ा था, डिटरमिनेंट में सब कुछ होता है, रो इंटू रो भी होता है, कॉलम इंटू कॉलम भी होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि बेटा मुझे करस्पोंडिंग एलिमेंट का ही चाहिए, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहली रो से, तो a11 इंटू c11, a12 इंटू c12, a13 इंटू c13, तो बेटा मुझे क्या मिल गया? मुझे वापस बेटा d मिल गया। क्या मिल गया? डेल्टा मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मैंने कहा ना एक रो का अगर करस्पोंडिंग कॉलम से ना हो के दूसरे कॉलम से हो तो वैल्यू 0, तो बेटा ये भी 0 ये भी 0। उसके बाद बेटा सेकंड रो, पहले सेकंड रो पहले इसकी फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 0 आएगा, देखो 0 आया। फिर इसकी सेकंड रो, इसके सेकंड रो से करूंगा तो डेल्टा मिलेगा, और फिर से बेटा इसकी सेकंड रो इसकी थर्ड रो से करूंगा बेटा वापस 0 मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा पूरे को जो मैंने सॉल्व आउट किया तो बेटा मुझे सिर्फ ट्रायंगल में डी मिला।
तो बेटा यहाँ से क्या मिला मुझे, डेल्टा इंटू डी डैश इक्वल डेल्टा क्यूब। तो बेटा डी डैश कितना मिल गया, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा डी डैश को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टू द पावर 3 माइनस 1। क्लियर। तो बेटा ये तो मैंने 3 के लिए प्रूफ किया। अगर ये बेटा मेरे पास nth डिग्री का होता, कितने का होता है, nth डिग्री का, तो बेटा इधर ही मेरे पास n एलिमेंट आते। कितने एलिमेंट आते, n। अगर जितना मेरा रो का ऑर्डर होता बेटा उतना ही मेरे यहाँ पे आते। अगर मेरी मान लो ये डिटरमिनेंट n ऑर्डर की होती तो बेटा मेरे पास ये डेल्टा टू द पावर n होता, एक डेल्टा ये होता, डेल्टा से डेल्टा कट जाता, तो डी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n माइनस 1 आता। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला पॉइंट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखो पहली क्या होता है बेटा, वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसपोज। जो मैंने कहा था कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज, मतलब अगर मैं रो को कॉलम में एक्सचेंज करता हूँ, कॉलम को रो में एक्सचेंज करता हूँ, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ एनी टू रो एंड टू कॉलम आर इंटरचेंज साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। अगर मान लो मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब कि मान लो मैंने जो मेरे पास डिटरमिनेंट था, मान लो ये मेरे पास डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, अगर मैं इसके साइन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो बेटा मैंने इसके साइन को चेंज कर दिया, मैंने कुछ ये बोल दिया कि भैया ये वाले जो एलिमेंट है मैंने रो को इंटरचेंज कर दिया, मतलब सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब A21 A22 और A32। ठीक है, और फर्स्ट इधर चला जाएगा, फिर A11 A21 A31। ठीक है, लास्ट वाला मेरा अनचेंज बेटा। तो बेटा अगर मैं कभी भी किसी रो को आपस में इंटरचेंज करूंगा बेटा, तो बेटा बाहर मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस था तो नेगेटिव और नेगेटिव था तो प्लस। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बोल रहा है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो बेटा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा हम डिटरमिनेंट पढ़ाता है ये रहा A11 C11 A12 C12 A13 C13। अगर बेटा कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, प्लस जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, मतलब बेटा ओवरऑल क्या चला गया बेटा, ओवरऑल मेरा चला गया जीरो। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब अगर कोई भी रो या कॉलम जीरो हो जाता है तो बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। if all element of any row and column are multiplied with a constant k then value of determinant become k type। मगर मतलब अगर बेटा मैं किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का k से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट k टाइप हो जाती है। मतलब क्या बेटा, मतलब ये कि मैं पूरे कॉलम में से या पूरे रो में से किसी में से भी बेटा कोई भी चीज कॉमन निकाल के बाहर खींच सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे k तीनों में कॉमन है, तो बेटा मैं इस k को निकाल के बेटा बाहर खींच सकता हूँ। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? या फिर मैं बोलूं कि अगर मैं किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो मैंने किसी भी मैट्रिक्स से k का मल्टीप्लाई किया, तो बेटा इस k का मल्टीप्लाई किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी पहली रो से कर दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा यहाँ पे हमारे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर k से मल्टीप्लाई होगा तो इन सभी एलिमेंट का होगा। जब भी मेरा k इनसाइड मूव करेगा तो बेटा ये सभी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है ना, बट डिटरमिनेंट के अंदर सिर्फ एक रो या कॉलम ही मल्टीप्लाई होंगे। आपको याद है ना कि जब डिटरमिनेंट से हम कोई कांस्टेंट बाहर निकाला करते थे, क्या निकला करता था, k टू द पावर n। क्योंकि अगर मान लो इन सभी में k है, अगर मान लो इन सभी में k होता, इधर भी k इधर भी k, देखो सब में k है। ठीक है, तो अगर मैं इन पूरे में से k बाहर निकालूंगा तो पहली रो का k, दूसरी रो का k, तीसरी रो का k, तो k इंटू k दैट इज k क्यूब। तो कितना ऑर्डर था बेटा, 3 था, तो k टू द पावर n बेटा मेरा बाहर निकलेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब अगर हर एक एलिमेंट से मैं k कॉमन लूंगा तो k की पावर n निकलेगा, और किसी रो में से लूंगा तो बेटा ओनली k निकलेगा, रो या किसी एक कॉलम में से लूंगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू ए गिवन रो। इसका मतलब जरा समझना बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ ri इज सेम इन बोथ
साइड और अनचेंज। मतलब बेटा क्या कि अगर मैं किसी भी रो का बाकी जो मेरे पास दो रो हैं, किसी भी रो को जो बाकी दो रो हैं, बाकी दो रो को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करके अपनी मेन रो से ऐड माइनस डिवाइड कुछ भी कर दूं, बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, देखो ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जोड़ने से और घटाने से द मल्टीपल ऑफ एनी रो, मतलब किसी भी रो के मल्टीपल को। ठीक है ना, मान लो मुझे फर्स्ट रो में चेंज करना है तो सेकंड रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं या थर्ड रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बेटा मेरे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो काम की बात ये है, मतलब मैंने ये आपके सामने लिख दिया है कि अगर RI में कोई भी रो को मैं जोड़ता हूं या घटाता हूं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए मैंने अल्फा बीटा लिया है। अल्फा बीटा प्लस माइनस दोनों हो सकते। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो काम की बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि दोनों को जब मैंने जोड़ा घटाया तो बेटा मैंने मेन एलिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मतलब अगर मुझे फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ऐड या माइनस कुछ भी करना है तो बेटा मैं फर्स्ट रो में जोड़ूंगा, फर्स्ट रो का किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मैंने सेकंड रो का 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में जोड़ दिया, चलेगा, वही आंसर आएगा। मैंने थर्ड रो का 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बट अगर मैंने फर्स्ट रो का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जोड़ा, फिर आंसर अलग होता है। क्यों? मैंने फर्स्ट रो से छेड़छाड़ की। फर्स्ट रो से छेड़छाड़ नहीं होगी, मैंने वही लिखा था कि उस रो से या कॉलम से मैं किसी और रो को ऐड कर रहा हूं, मतलब मैंने उससे छेड़छाड़ नहीं की। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो मुझे बताइएगा कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। मैंने पहले लिखा रो, मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, -R2 प्लस -R1 प्लस R2 वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बेटा मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ R1 RI इन सेम इन बोथ साइड, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है बेटा वो सेम है, सेम कॉलम में भी हुआ है, दोनों का कोफिशिएंट सेम। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो बेटा वो चीज वैलिड नहीं होगी, मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इधर 1 है और इधर -1 है तो बेटा दोनों सेम नहीं है, तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड। ठीक है, इसकी बात करें R2 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो 2 इंटू R2 फिर से 2 का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों सेम नहीं है, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए C1, इधर भी C1 वैलिड है क्योंकि दोनों का सेम है बस। ठीक है, ये C1 ये वैलिड है क्या? देखो ध्यान से देखना, वैलिड है क्योंकि जैसे मैं ओपन करूंगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा, मुझे C1 मिल जाएगा, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगला प्रश्न किया मैंने R3 को R2 से इंटरचेंज, मतलब R3 की जगह R2 और R2 की जगह R3, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने C3 को लिख दिया 2C1 नॉट वैलिड, क्योंकि बेटा मैंने C3 का कोफिशिएंट चेंज कर दिया। कैसे कर दिया सर? क्योंकि बेटा मैंने 0 इंटू C3 किया है, 0 इंटू C3, और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0, दोनों चेंज, मतलब नॉट वैलिड। क्लियर? अच्छा, क्या अगला वैलिड होगा बेटा? अगला भी वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या लिया, R1 गोस टू R2 माइनस R1 प्लस R2, तो देखो R3। ठीक है, तो बेटा मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया है, इसके आगे +1 है जो कि वैलिड नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए ये जो ऑपरेशन है बेटा अभी थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको प्रॉपर्टीज में, पर जैसे बेटा हम क्वेश्चंस पे जाएंगे ये चीज आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। बट इतना ध्यान रखिएगा, जिस भी रो में मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उससे छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बाकी दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं उसे ऐड कर सकता हूँ, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैंने उससे कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया फिर तो कितना घट जाएगी, फिर उसका मुझे समाधान करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? इस प्रॉपर्टी के थ्रू, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी इसके थ्रू। ठीक है, बट अभी बताऊंगा, कंफ्यूज हो गए थोड़ी देर बाद हम इस पे वापस आते हैं कि अगर मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है बेटा जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा? पहला होता है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बेटा इसकी वैल्यू होती है A माइनस B B माइनस C C माइनस A। दूसरा होता है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, इसकी वैल्यू होती है बेटा A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C। देखो ध्यान रखना, अगर इधर A की वैल्यू A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, तो बेटा मैंने क्या लिखा? A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ठीक है, इधर A की पावर 0, A की पावर 1, अब जम कर गया, क्या कर गया? जम कर गया। तो बेटा ध्यान रखना, ये वाली तो एज इट इज A B A माइनस B B माइनस C C माइनस A,
लास्ट में बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उससे अगले की बात करें बेटा तो 1 1 1। अब a की पावर 0 से बेटा सीधे मैं यहीं पे जंप कर गया a2 a3, तो बेटा ये वाला फिर से एज इट इज, बट बेटा इस बार जो होगा बेटा, इस बार बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बेटा ये याद रखना है। प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट इतना आपको याद रखना है ऑलवेज, क्योंकि सीधे जब भी हमारे पास एग्जाम में ये आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये है तो बेटा मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि बेटा कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एंड में बेटा ये चीज मेरे पास कई बार आ जाती है, तो बार बार प्रूफ करने से बेटर है कि हम सीधे से याद रखें, क्योंकि बेटा ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा, उसको बोलता है साइक्लिक डिटरमिनेंट। साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, देखिए ए बी सी, ये मेरा देखो ए बी सी ए सी ए बी, ए बी सी, उसके बाद ए को मैंने आगे बढ़ा दिया, मतलब ए आगे शिफ्ट हो गया। ए अगर आगे जाएगा, ए अगर आगे जाएगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी सभी की। ए इधर आएगा, ए इधर आगे क्या हो जाएगा, फिर ये गायब हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा बी सी ए। तो देखो अगले रो क्या है बी सी ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद फिर से अब बी आगे जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सी ए बी। तो बेटा अगर कभी भी ऐसा हो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो बेटा इसकी मेरे पास वैल्यू हो जाती है एक्स सॉरी 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी। क्लियर? और बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, तो बेटा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है ना? और बेटा इसका फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा 11th में? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? और बेटा इसको मैंने फर्दर और पढ़ाया था आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। बेटा यहां तक आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके थे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कैसा है बेटा कि बेटा अगर मैं इन सभी का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखो मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यार AC आया माइनस ए सी, तो बेटा मुझे एक ए स्क्वायर ले लूंगा और एक सी स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद बी सी, तो एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर, तो देखो दोनों सी यूज हो गए। और लास्ट में ए बी, ये ए बी है बेटा ध्यान रखना। हाँ पहले ए बी आया, पहले ए बी आया तो क्या किया बेटा, पहले ए बी आया तो एक ए लिया एक बी लिया, फिर बी सी आया तो एक बी लिया एक सी लिया, लास्ट में क्या आया ए सी, मतलब दोनों में ले लिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले ए बी में एक ए एक बी, फिर बी सी में एक बी एक सी। ठीक है, और आखिरी में सी आया तो एक सी एक ए, तो बेटा सारे यू हो गए, बट मेरा मेरा फॉर्मूला बन गया ए माइनस, पहले पहले ए बी आया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बी सी आया तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, लास्ट में ए सी आया तो सी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर सबसे मल्टीप्लाई 2 का किया तो बेटा मुझे बाहर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा ये चीज आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके। ठीक है ना? बट बेटा अगर मैं इधर ध्यान दूं तो बेटा इसको मैं अगर चाहूं तो मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या था -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या था -1 माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलो याद कर लीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मुझे यही आंसर मिलेगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करने बेटा मुझे यही आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई कर लेते हैं। a इंटू दिस, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा a ओमेगा मिलेगा। अच्छा उसके बाद ए बी ओमेगा क्या मिलेगा प्लस, पहले स्क्वायर स्क्वायर बात कर लेते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा बेटा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई तो मिलेगा बेटा सी स्क्वायर ओमेगा मिलेगा। उसके बाद बेटा a इंटू ये तो मिलेगा ए बी ओमेगा, उसके बाद a इंटू सी तो मिलेगा बेटा मुझे ओनली ए सी, क्या मिलेगा ओनली ए सी। ठीक है, उसका बेटा मुझे क्या मिलेगा देखो, उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसका इससे तो मुझे मिलेगा बेटा ए बी क्यूब ए बी ओमेगा मिलेगा। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो चुका है, तो अगला क्या होगा, अगला होगा बेटा बी सी ओमेगा, और आखिर में इसका मल्टीप्लाई इससे तो ए सी ओमेगा क्यूब प्लस
BC ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से देखना बेटा, देखो मुझे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो मैं इन तीनों में से हाँ जी देखो ए बी इधर से कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, देखो ए बी अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले लूं, देखो बी सी 2 बार है, ए सी 2 बार है, तो बेटा अगर मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा ए बी, अंदर क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, इधर भी क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, और इधर भी क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होता है, क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा माइनस, हाँ जी ओमेगा क्यूब। ठीक है बेटा, ओमेगा क्यूब कितना होता है बेटा, क्या किसी को याद है क्या ओमेगा क्यूब कितना होता है बेटा? ओमेगा क्यूब बेटा मेरे पास होता है, अगर आपको याद हो, देखो मैंने वैल्यू लिखी हुई है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की, तो बेटा ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, अगर वैल्यू डालूंगा आंसर मेरा मिल जाएगा। और बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास -1, क्या होती है, -1। तो बेटा वहां से मैं पुट करूंगा तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप इससे ना करना चाहो, तो थोड़ा बेसिक एलिमेंट्री करना चाहो, तो आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, देखो तो बोलिए, मेरे पास प्रॉपर्टी बेटा 2 से 3 होती हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, पहली प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मैं, ठीक है ना, दूसरा बेटा मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास होती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ बेटा -1/। ये दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करके बेटा इसको एक लाइन में भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई डाउट? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं इसका पूरा प्रूफ आपको दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इनका प्रूफ मैंने आपको नहीं दिया कॉपी पेज के ऊपर, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको अलग से कॉपी में अलग से पेज पे लिख के आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी लिखा नहीं जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका प्रूफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है बेटा मेरे पास सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, अगर AJI इज इक्वल टू AIJ हो जाता है, मतलब A31 इज इक्वल टू A13 हो जाता है बेटा, तो बेटा मैं इसे बोलता हूँ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या बेटा कि डायगोनल्स के एलिमेंट मेरे सेम हो, डायगोनल एलिमेंट ABC, बाकी बेटा ये दोनों बेटा मेरी मिरर इमेज हो, क्या हो, मिरर इमेज। देखो H का H, G का G, F का F। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये हो गया बेटा मेरा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है ना, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मेरा वही था, दोनों को वापस लिख दिया, AHG HBC। तो बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ABC, पहले इनका मल्टीप्लाई ABC, उसके बाद HG HFG और GHF। तो बेटा दो बार हो गया, दोनों बार, दो बार H, तो बेटा क्या हो गया 2 इंटू FGH। ठीक है ना, 2 इंटू FGH। ठीक है, उसका क्या होगा बेटा, उसका क्रॉस होगा, इस तरह से करूंगा, इस तरह से, इसके बाद ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो बेटा यहाँ पे क्या आया, BG स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? तो बेटा ये आ गया बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायरेक्ट वैल्यू, आपको ये याद रख लेनी है। ठीक है, आगे होता है बेटा स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, एलिमेंट जो होते हैं AIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ होता है। इसका मतलब अगर इधर H है तो बेटा इधर -H आएगा। ठीक है, इधर G है तो इधर -G, इधर F है तो बेटा इधर -F। ठीक है, पर बेटा ध्यान रखना स्क्यूसिमेट्रिक एलिमेंट में जो बीच के एलिमेंट होते हैं बेटा उनकी वैल्यू 0 होती है। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों के इक्वल होने पे AII इज इक्वल टू AII हो जाता है माइनस में, इधर जाने बेटा मुझे AII मिलता, मुझे मिलता है 0, मतलब मेरा डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, देखो रिमार्क में लिखा हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऑल स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है ना, अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, मतलब अगर कोई स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और उसका ऑर्डर का ऑड है, मतलब 3 5 7, तो बेटा उसका डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मतलब अगर आपको इसको डिटरमिनेंट निकाल रहे हो और अगर वो 3 ऑर्डर की है तो सीधा आंसर हमारा 0। ठीक है ना, दूसरा बेटा स्क्यूसिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड इवन ऑर्डर की बेटा जो डिटरमिनेंट होगी बेटा उसका आंसर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ये बेटा मैंने छोटा सा आपको एक होमवर्क टाइप का प्रिपेयर किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है 3 M21 M22, दूसरा -C3 M1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू, इधर बेटा मुझे डिटरमिनेंट निकालनी है, इधर भी फाइनल डिटरमिनेंट निकालना है, इधर भी डिटरमिनेंट बेटा मुझे उसका निकालना है। और बेटा
बेटा ये 5 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क हैं, अगले क्लास में बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेटा मेरे पास क्या वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए बेटा।